तो हमारे पार्लियामेंट के अंदर 43% पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और उसमें से 29% ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर, रेप, फिरौती, ये सारे चार्जेस हैं। और ऐसा नहीं है कि खाली एमपीज ही हैं, हमारे एमएलए भी इसमें पीछे नहीं है। अगर मैं 2015 दिल्ली इलेक्शन की बात करूं तो उसमें 70 में से 43 नेता ऐसे जीत के आए थे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे। और अगर करंट की बात करें तो 37 एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। और ये ऐसा नहीं है कि किसी ने आरोप लगा दिया या एफआईआर है, ये वो चार्जेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्रेम हो चुके हैं। मतलब पुलिस गई है वहां पे, उसको एविडेंस कंफर्म हुए हैं, आई विटनेसेस मिले हैं, ये वो चार्जेस हैं। ये प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटी सी है कि पार्टीज क्रिमिनल्स को टिकट ना दें और लोग क्रिमिनल्स को वोट ना दें, लेकिन इस छोटी सी प्रॉब्लम के लिए 1999 से लड़ाई चल रही है और अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं हुआ है। 1999 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसे एडीआर नाम से ज्यादा जानते हैं लोग, इन्होंने जो भी क्रिमिनल्स हैं पॉलिटिक्स में, इनके लिए एक पीआईएल डाली दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पीआईएल एक्सेप्ट की थी तो ये चीज वहीं खत्म हो गई थी। ये जो नेता जिन्हें हम जिता के लाते हैं ना, ये सब लोगों ने मिल के उस पीआईएल के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट से भी इनकी अपील खारिज हो गई तो हमें वो देखने को मिला जो हमने कभी नहीं देखा था, ये सारी पार्टियां एक हो गई। जब हमारे देश की सिक्योरिटी की बात आती है, उरी अटैक हो गया, बालाकोट हो गया, या हमले वाली सिचुएशन बनती है, तब भी ये पार्टियां एक नहीं होती। लेकिन इस चीज के लिए ये सारी पार्टियां एक हो गई थी, और ये सारी चीजें एक ही जगह आके फंस जाती हैं। इंडिया के कानून के हिसाब से जब तक किसी भी आदमी के ऊपर फाइनल जजमेंट नहीं आता तब तक वो बेकसूर है, और उसी चीज का फायदा उठता है। अगर कोई आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है और उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं तो उसे ऑफर लेटर नहीं मिलेगा, यहां तक कि क्लर्क की जॉब के लिए उसको दिक्कत आ जाएगी। लाखों कैदी ऐसे हैं जिन पर अभी जजमेंट नहीं आया है, जो अंडर ट्रायल है, उनको जेल में डाल रखा है। तो ये सारी चीजें जो एप्लीकेबल होती हैं सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए होती हैं, बाकी किसी के लिए नहीं। इतने बड़े सांसदीय क्षेत्र में पार्टियों के लिए इतना मुश्किल हो जा रहा है ऐसा कैंडिडेट ढूंढना जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। एडीआर की रिसर्च के हिसाब से क्रिमिनल कैंडिडेट के चांसेस 3 गुना ज्यादा होते हैं जीतने के क्लीन कैंडिडेट के मुकाबले। एक क्रिमिनल कैंडिडेट मनी और मसल पावर का परफेक्ट कॉम्बो बन जाता है। पार्टी के लिए फंडिंग इकट्ठी करनी हो, सेल्फ फाइनेंसिंग, ब्लैक मनी, कैंपेनिंग के लिए फाइनेंस इकट्ठा करना हो, हर एक चीज में माहिर होते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज की ये पहली पसंद बन जाती है। पहले लोग इतनी डिमांड में नहीं थे, पहले वही भीड़ इकट्ठी करना, बूथ कैप्चरिंग, इन्हीं सब चीजों तक ये लोग लिमिटेड थे। लेकिन ये जैसे से इनकी वर्सेटैलिटी बढ़ती गई, ये पॉलिटिकल पार्टीज की पहली पसंद बनते गए। यार पार्टीज की मजबूरी तो समझ में आती है, लेकिन कास्ट और सिस्टम फेलियर की वजह से लोगों की भी मजबूरी बन जाती है इनको वोट देना। आज की डेट में यार एफआईआर करने के लिए भी आपको जुगाड़ की जरूरत होती है, लेकिन वहीं अगर आप अपनी कास्ट वाले नेता के पास जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, थोड़ा बहुत आपका हिसाब किताब देखेगा, आपका काम कर देगा वो। तो ये जो सिस्टम कमजोर है, ये मजबूर करता है लोगों को इन लोगों को वोट देने के लिए, और ये लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि ये सिस्टम कभी स्ट्रांग ना हो। अगर तुम क्लोजली ऑब्जर्व करो तो हर नेता यही तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि सिस्टम सारा खराब है, सिस्टम में ये कमियां हैं, और मैं तुम्हें इस सिस्टम से बचा लूंगा। और गरीबों के हक के लिए लड़ते 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 वो खुद अमीर हो जाता है। यार जीतने का एक सुपर हिट फॉर्मूला है, एक एरिया डिसाइड करो, उस एरिया की कास्ट कैलकुलेशन कर लो, जो कास्ट मेजोरिटी में है उसका रॉबिन हुड टाइप या एक बाहुबली टाइप एक नेता खड़ा कर दो। जो सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है वो काम तुम करने लगो, लोग तुम्हें वोट देने लगेंगे। इन केस अगर कोई ज्यादा होशियार बन रहा है या लोगों में ज्यादा समझ आ गई है तो एक छोटा सा दंगा करा दो, लोगों की मजबूरी बन जाएगा तुम्हें वोट करना। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज सीएमएस, इसके हिसाब से लास्ट लोकसभा जो 2019 का था उसमें 50,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इन्वॉल्व था। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है इलेक्शन में, यूएसए से भी ज्यादा। तो यार तुम्हें क्या लगता है, इतना पैसा खर्च करके कोई जब आएगा तो वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देखेगा? ऐसे ये सारी पार्टीज आपस में कितना लड़ती रहती हैं, कितने वैचारिक मतभेद हैं इनके आपस में, लेकिन जब भी ट्रांसपेरेंसी इन पार्टी फंडिंग की बात आती है ये सब लोग एक जैसा राग अलापते हैं। ये लोग कभी भी पार्टी फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आने ही नहीं देंगे। एक बार जब ये लोग पावर में आते हैं ना तो पूरा का पूरा सिस्टम इनके हिसाब से चलता है, और जो पुलिस वाले इनके हिसाब से नहीं चलते ना उनका ट्रांसफर हो जाता है। 144 पुलिस ऑफिसर्स 1 लाख लोगों की सिक्योरिटी देख रहे हैं, और जब हमारे नेताओं की बात आती है तो 47,000 पुलिस वाले 14,842 नेताओं को सिक्योरिटी दे रहे हैं। अब बाहुबलियों को क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? कभी किसी क्रिमिनल को देखा है जिसके आगे पीछे आईएएस पीसीएस पुलिस वाले जी हजूरी कर रहे होते हैं? बहुत ही वर्स्ट सीन होता है वो। हर साल रिपोर्ट्स आती हैं कि 75% से भी ज्यादा लोगों को पुलिस पे भरोसा ही नहीं है। इंडिया एक लौती ऐसी जगह है जहां पे पुलिस को देख के इंसान सेफ फील करने की बजाय डरता है। एक 15 साल के बच्चे तक को पता है कि आईपीएल में सट्टा लगाने के लिए किसके पास जाना है, लेकिन हमारी पुलिस को नहीं पता। और ये सारा सिस्टम, ये जो वीक सिस्टम है, हमारे नेताओं को बहुत सूट करता है, क्योंकि जिस दिन ये स्ट्रांग हो गया तो इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। इंडिया की 65% आबादी 35 की एज से नीचे है,
जो हमारा लोकसभा है उसकी एवरेज एज है 54 और राज्यसभा की एज 63.5 है। एक दो केस अगर छोड़ दें तो आम आदमी के लिए पॉलिटिक्स में घुसने का रास्ता नहीं है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना टॉप 10 यंग पॉलिटिशियंस, तो एक भी नाम उसमें ऐसा नहीं होगा जिसका कोई फैमिली से पॉलिटिकल कनेक्शन ना हो। आज़ादी के बाद से 0.5% से भी कम पॉलिटिशियंस ने अपने बच्चों को आर्मी में भेजा है। वहां नहीं भेजते ये लोग। हम लोग इनसे मैनिफेस्टो में डिमांड ही कहाँ करते हैं। हम तो बस रिलीजियस मुद्दे देखते हैं मैनिफेस्टो में और खुश हो जाते हैं। इंडिया ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम अडेप्ट किया और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है शेडो कैबिनेट, वो हमने छोड़ दी। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और ये लोग हमें पता लगने भी नहीं देते। तो इसमें होता यह है कि अगर मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही एग्जाम्पल लूँ तो जो भी रूलिंग पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर है उसके पैरेलली एक ऑपोजिशन का भी फाइनेंस मिनिस्टर असाइन हो जाएगा और जो रूलिंग पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर है उसकी एक्टिविटीज़ को ऑपोजिशन का फाइनेंस मिनिस्टर लोगों तक पहुंचाएगा। और इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट में होता है और लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहता है ये। क्योंकि एक छोटे से छोटे काम के लिए हमारे इंडिया में बहुत सारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहती हैं, तो एक्चुअल में किस नेता की गलती है पता ही नहीं चल पाता है। इस तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोगों को पार्टी से मैनिफेस्टो में डिमांड करने चाहिए, क्योंकि हम लोग तो हमेशा मंदिरों और मस्जिदों के लिए ही लड़ते हैं। ये सारी चीजें एकदम से तो सही हो नहीं जाएंगी, लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है कि यार हम कम से कम किसी क्रिमिनल को तो वोट ना दें। और ऐसा तो होता नहीं कि सारे के सारे लाइन से क्रिमिनल ही खड़े हो जाते हैं। हमें बस इतना करना है कि जो भी कैंडिडेट क्रिमिनल है हमें बस उसे वोट नहीं देना है, भले ही वो हमारी फेवरेट पार्टी का हो, भले ही वो हमारी कास्ट का हो। बस एक दो बार हमें ऐसे करना है, फिर इन लोगों को टिकट ही मिलना बंद हो जाएगा पार्टियों से। जितनी रिसर्च हम अपना मोबाइल फोन खरीदने में करते हैं ना, उसकी 10% रिसर्च भी अगर हमने अपने कैंडिडेट के बारे में कर ली तो ये क्रिमिनल जितने भी हैं पार्लियामेंट में नहीं दिखेंगे, ये वहीं दिखेंगे जहां इनको होना चाहिए। लास्ट में एक ही क्वेश्चन पे मैं इस कॉन्वर्सेशन को एंड करूंगा कि पॉलिटिक्स अगर समाज सेवा है तो सैलरी क्यों, और अगर नौकरी है तो एग्जाम और क्वालिफिकेशन क्यों नहीं।